उसकी रिपोर्ट शासन में आती है, फिर उसको विभागीय स्तर पर आगे क्रियान्वयन किस रूप में होना है, इसके बारे में भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। पीडब्ल्यूडी की बैठक की पूरी कार्य योजना मैंने स्वयं अगस्त और सितंबर में माननीय विधायकों के साथ बैठक करके उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया, और उसी के अनुरूप हर एक विधानसभा क्षेत्र में सड़क के लिए, पुल के लिए, और जो उसके अलग अलग मद हैं, मानते हैं जितनी डिमांड थी उसके अनुरूप पैसा नहीं जा पाया होगा, फेज वाइज जाएगा, लेकिन कोई भी 403 विधानसभा में कोई विधानसभा नहीं बचेगी जहां विकास का पैसा जिससे वंचित रह जाए, हर जगह जाएगा, अवश्य जाएगा, और इसमें कोई भेदभाव किसी भी सदस्य के साथ नहीं है। हां, सीएम रिलीफ फंड में हम लोगों ने एक नया संशोधन जरूर किया है कि जिनके पास पहले से आयुष्मान कार्ड है वे आयुष्मान कार्ड का पहले उपयोग करें। पैसा कम पड़ जाता है, जिलाधिकारी रिपोर्ट लगा के दे और उस पर हम सीएम रिलीफ फंड से पैसा देंगे। दूसरा, कुछ हॉस्पिटल से हमें कुछ हॉस्पिटल्स की ऐसी शिकायत हमें मिली थी कि इनके द्वारा गलत बिलिंग की जा रही है, उसमें हमें कार्रवाई करनी पड़ी थी। इन सब पे कार्रवाई हुई है, अन्यथा पैसे में कोई रोक टोक नहीं है, और उसमें जो भी सदस्य लिखता हो, इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो, किसी भी पक्ष का हो, सबको पैसा मिला है, आगे भी पैसा मिलेगा, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब के प्रति सरकार की संवेदना है। हर गरीब के प्रति सरकार उसी मजबूती के साथ खड़ी है। इस सरकार की वेलफेयर स्कीम का लाभ भी इसी प्रकार से बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और इसीलिए जब अनुपूरक बजट को देने की बात आई, जब कोई नया मद है, कोई नई चीज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके लिए जब बजट की आवश्यकता पड़ती है और हमारे रूटीन बजट का वो पार्ट नहीं है, तो सरकार को इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, और सरकार ने उन्हीं चीजों पर आगे कार्य आगे बढ़ाया है। और इसी में हमारा जो मूल बजट था, जिसे हमने फरवरी में प्रस्तुत किया था, वह था 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का। अब उसको 88,000 पड़ रहे थे, वो 8 लाख था, 8 करोड़ था। और हमने जो अपना अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है वह किया है 24,496 करोड़ 98 लाख का। ये हमने किया है, जिसमें जो धनराशि उन मदों के लिए जिसमें रूटीन बजट के लिए धनराशि नहीं थी, उसमें एक्सप्रेसवे के लिए, ऊर्जा के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित जिन मदों के पे धन नहीं था उनके लिए, निवेश, नगरीय सुविधाओं के लिए, तकनीकी शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो धनराशि की आवश्यकता थी, उस पर हम लोग इस बजट को हम लोगों ने इसमें प्रस्तुत किया है। इसको लेंगे तो ये पूरा बजट हमारा अब बनकर के तैयार हो जाएगा। यह 8 करोड़ 33 लाख 8,33,233 करोड़ 4 लाख रुपए का यह हमारा टोटल बजट हो जाएगा वर्ष 25-26 का। मैंने आपसे इसी बात को कहा था कि हमें रिजल्ट पे ध्यान देना होगा। रिजल्ट क्या है? एक रिजल्ट तो मैंने बताया परसेप्शन के बारे में। ये 4 क्षेत्रों में जो कार्य किए गए, समान रूप से कार्य हुए हैं, उसके परिणाम आपके सामने हैं। और परिणाम क्या है? परिणाम ये है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज जो हर व्यक्ति यूपी के अंदर निवेश करने के इच्छुक है, यूपी के बारे में अच्छी धारणा बनाया हुआ है, इसके पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए उन कार्यों की और डबल इंजन की सरकार की डबल स्पीड को अब वो यूपी के अंदर देख रहा है। परिणाम क्या है? आपने पॉलिसी पैरालिसिस के कारण यूपी को बीमारू राज्य बना दिया था। यूपी जैसा राज्य बीमार हो गया था, पहचान के संकट का मुहताज हो गया था।
आज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। आज हमारे पास 33 सेक्टोरल पॉलिसीज है, पिक एंड चूज नहीं है। इसमें आप आइए, निवेश करिए। सरकार के ये नियम है, सरकार इस पे इसके अनुरूप आपको ये सुविधा देगी। परिणाम यूपी के अंदर निवेश आ रहा है। यूपी देश के अंदर एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना है इन्वेस्टमेंट का। इसके परिणाम स्वरूप बीमारू राज्य से उभर करके पिछले 5 वर्ष में यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और जितना यूपी प्रोग्रेस किया है, आज देश के अंदर आर्थिक स्थिति में अन्य राज्यों की स्थिति यूपी से उतनी अच्छी नहीं जितनी यूपी आज है। ये प्रयास से होता है, शुद्ध नियत से होता है, स्पष्ट नीतियों से होता है। उन नीतियों को जमीनी धरातल पर उतारने की इच्छा शक्ति से होता है। और उन कारणों से आज सरकार ने इन चीजों को आगे बढ़ाया है। आज हमें इस बात पर प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर लगे हुए बीमारू के कलंक से हमने इसको यूपी को मुक्त किया है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है। गत 5 वर्ष से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज यूपी मजबूती के साथ, दमदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। और डबल इंजन की, डबल स्पीड की सरकार भी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार नहीं है। हमारे पास अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज हैं। कोई भी निवेशक आएगा, उसके लिए लैंड बैंक है, पॉलिसी के दायरे में आकर के निवेश कर, और सरकार ने उसको यहां पे एक गुड गवर्नेंस का एक माहौल भी दिया है, बेहतरीन सुरक्षा का माहौल दिया है। आज कोई गुंडा किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको भी मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है। अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। वित्तीय अनुशासन और विकास दोनों का एक बेहतरीन संतुलन भी है। जो मैंने आपको बताया ना, रेवेन्यू सरप्लस है, ये वित्तीय अनुशासन का एक उदाहरण है। और विकास के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वेलफेयर स्टेट के रूप में भी यूपी ने अपने आप को स्थापित किया, इसके भी उदाहरण है। आज यूपी के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम क्या है? एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस। यानी ये आज यूपी की पहचान बनी है, जिसका परिणाम है एक ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में हर एक इन्वेस्टर का एक बेहतरीन गंतव्य यूपी बना है। और मैंने आपको बताया है कि यूपी के अंदर हर एक स्तर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। यूपी जैसे राज्य को जब ये देश आजाद हुआ था, तब देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का शेयर 14% था। और कांग्रेस और बाद में समाजवादी पार्टी, इन्होंने यूपी को इतना पीछे किया कि जब हम लोग आए थे, यूपी का शेयर देश की अर्थव्यवस्था में मात्र 8% से भी कम रह गया था। 8% से कम। और आज फिर हम कह सकते हैं यूपी ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर जो प्रयास किए हैं,
आज देश के अंदर अर्थव्यवस्था में यूपी फिर से 9.5 से 10% के अपने शेयर के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यूपी आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और इस दौरान हमने यूपी की जीएसडीपी को, यूपी की अर्थव्यवस्था को 2012 से 16 के बीच में जितनी थी उसकी तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ाने में 12,88,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी थी, आज यह 35 से 36 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी यूपी की बनने जा रही है। पर कैपिटा इनकम यूपी की 43,000 से बढ़कर के 1,20,000 हो रही है। ये आज नया यूपी है। सीडी रेशो यानी जितना पैसा यूपी का नागरिक यूपी के बैंकों में जमा करता था उतना पैसा यहां खर्च नहीं हो पाता था। यहां के लोगों को उसको कर्ज के रूप में या निवेश के रूप में वो पैसा नहीं मिलता था। मुश्किल से 4400 पैसा जमा करता था तो 44 पैसा उसको मिलता था, शेष नहीं मिलता था। और आज मुझे प्रसन्नता है 62 से 65% पैसा यूपी के अंदर लग रहा है। इसको 70% तक पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। और अब मैं कह सकता, ये चीजें तब हुई हैं जब सरकार ने सुरक्षा का वातावरण दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और ये चीजें तब हुई जब पिछले 8-9 वर्ष में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। खन्ना जी अपनी फाइल लेके हमेशा बैठे रहते हैं कि वैट की दर थोड़ा बढ़ा दी जाए। मैं कहता हूं थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। तो उसी में खन्ना जी कहते हैं ठीक है रुकना है। तो शाहजहांपुर का एक प्रस्ताव भी था, तो शाहजहांपुर के एक नए प्रस्ताव को स्वीकृत करा लेते हैं उसी में। लेकिन आप सोचिए ना, डीजल पेट्रोल पे इतना बड़ा राज्य, डीजल पेट्रोल सबसे सस्ता यूपी के अंदर, देश के अंदर है, सबसे सस्ता यूपी दे रहा है। पिछले 8-9 वर्ष के अंदर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स हम लोगों ने नहीं लगाया। जीएसटी रिफॉर्म हुए थे, पब्लिक को लाभ मिला, लेकिन हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। यानी सरकार ने सब क्या किया? हां, हमने लीकेजेस रोके, कर चोरी को रोका, योजनाओं में जो लूट थी उसको रोका। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, जेपीएनआईसी, गोमती रिवर फ्रंट, क्या सच्चाई है आपके जेपीएनआईसी की? 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 860 करोड़ रुपए खर्च हो गया और तब भी अधूरा। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, 860 करोड़ खर्च हो गया और तब भी अधूरा। यह है इनकी सच्चाई। गोमती रिवर फ्रंट 167 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1400 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि तब तक आपकी सरकार जा चुकी थी और हमने फिर से उसका मूल्यांकन करवाया। इन्होंने 15,200 करोड़ रुपए के उसका केवल सिविल वर्क के लिए उसको तय किया था और उससे 10 मीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा इन्होंने 340 किलोमीटर तय किया था। हमने थोड़ा सा उसके अलाइनमेंट को अलग से लेकर के 341 किलोमीटर लंबा बनाया, 120 मीटर चौड़ा किया और उसे जिसे 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे, हम लोगों ने 11,800 करोड़ रुपए में वही एक्सप्रेसवे बना के दिखाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा, लेकिन एक परिवार के लोगों ने अलाइनमेंट तय करने के पहले जमीनें खरीद ली थी। ये मजाक है देश के साथ में, प्रदेश के जनवासियों के साथ में।
आपकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट इसलिए चलती थी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। नौजवान इसलिए नाराज था क्योंकि उसे मालूम था कि सूची तो पहले से ही आ जाती है, महाभारत के सारे रिश्ते निकल जाते थे।